आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज भगत सिंह की जीवनी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान और उनके वैचारिक सोच के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। भारतीय साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष में भगत सिंह अपने जीवन के 23 वर्ष की आयु में शहादत प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों में भगत सिंह न केवल दृढ़ता, वीरता, साहस, बलिदानी और देशभक्ति का परिचय देते हैं, बल्कि वो एक गंभीर सामाजिक परिवर्तन के अध्येता के रूप में, एक चिंतक और बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आते हैं। समकालीन भारत में हम देखते हैं कि उनकी शहादत के बाद जो वर्चस्व वाली मुख्य धारा का घोषित इतिहास लेखन है, उस लेखन में भगत सिंह को नज़रअंदाज किया गया है। उनकी शहादत के 40 वर्ष बाद जो भगत सिंह ने अपनी एक आर्टिकल लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो कि 1930 में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन देश भर में उसका प्रचार नहीं हुआ था। तो 40 वर्ष बाद उनकी शहादत के इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने एक आर्टिकल 1972 में पब्लिश करते हैं और उसमें इंट्रोडक्शन के साथ भगत सिंह ने अपने जेल में, अपने 1.5 साल के जेल में वो 2 साल रहते हैं, लेकिन 1.5 साल जो उनकी जेल की नोटबुक है वह प्रकाशित नहीं होता है। और शहादत के 60 वर्ष बाद भूपेंद्र हुजा 1994 में प्रकाशित करते हैं और 2007 में उन पर कुछ मुख्यधारा के इतिहासकार भी काम करते हैं और कुछ गैर इतिहासकार, साहित्यकार, पत्रकार भी भगत सिंह पर शोध होते हैं। समकालीन भारत में हम देखते हैं कि जो हेजियोग्राफर हैं, जो पोलेमिसिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उनके लिए भगत सिंह एक लोकप्रिय विषय रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारी मिथ और किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन भगत सिंह क्या थे, उनका असली सोच क्या था, उनका वैचारिक परिप्रेक्ष्य क्या था, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। भगत सिंह को समकालीन भारत में परस्पर वैचारिक विरोधी समूहों के द्वारा भी एप्रोप्रिएट करने का प्रयास किया जाता है और अगर हम भगत सिंह के विचारों को आकलन करें तो भगत सिंह स्वयं दावा करते हैं कि हम भारतीय इतिहास, परिस्थिति और उसके आदर्शों के मननशील विद्यार्थी होने का दावा करते हैं और उसके आधार पर एक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौतिकवादी, अनीश्वरवादी दृष्टिकोण का विकास करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं शुरू में रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था, अब हम एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, वह भारत के क्रांतिकारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर वह यह दावा करते हैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा कभी कभी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ इसे जन आधारित क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह 1920 के पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन था वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सिंबल जो अधिकारी थे उसकी हत्या की जाती थी, लेकिन उनके पास समाज का पुनर्निर्माण कैसा हो, कैसा सामाजिक परिवर्तन हो, समाज की रूपरेखा क्या हो, उसके बारे में उनका दृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ था। लेकिन भगत सिंह और उनके ग्रुप के लोग थे 1920 के बाद एक ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत की वकालत करते हैं
जो जन केंद्रित हो, जनता पर आधारित हो, और जनता में प्रचार के लिए वो कहते हैं कि अहिंसा भी जरूरी है। बहुत सारे भगत सिंह पर जो शोध हुए हैं, वह शोध ये जो बायोग्राफिकल जो पुस्तक है वह ये बताने का नहीं प्रयास करता है कि उनकी कैसे भगत सिंह का परिवर्तन एक चिंतक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले एक चिंतक के रूप में कैसे विकास होता है। भगत सिंह जब अपनी शहादत को प्राप्त करते हैं, उस समय कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जो भारत में उनकी लोकप्रियता थी वह अद्भुत है, अमेजिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ऑफिशियल इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि भगत सिंह की जो लोकप्रियता थी भारत में, वो महात्मा गांधी से कम नहीं थी। अपने इस अल्पकाल में दुनिया का शायद ही बिरले उदाहरण हो कि 23 वर्ष की अवस्था में कोई युवक भारतीय क्रांति का एक सिंबल बनकर के उभरता है, एक आइकॉनिक फिगर बनकर उभरता है। वह त्याग, बलिदान, देशभक्ति के साथ साथ वो एक गहन अध्येता और विचारक और चिंतक के रूप में उभर कर आते हैं। इनका ये, हम उनके जीवन पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को लालपुर जिला के बंगा गांव में उनका जन्म होता है। उनके दादाजी अर्जुन सिंह जो आर्य समाजी थे, उनके पिताजी किशन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जेल भी गए हुए थे। जन्म के समय वो जेल में थे। उनके दो चाचा अजीत सिंह क्रांतिकारी थे, जिन्हें लाजपत राय के साथ वो जेल में बंद थे, और 1907 से वो भारत से निर्वासित थे, और वो 1947 में भारत में आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में दो चाचियां हैं, एक चाचा स्वर्ण सिंह जिनकी मृत्यु 1910 में हो जाती है, दो छोटे भाई कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह हैं, बड़े भाई जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। वह ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं कि दादाजी आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी भी उस समय दयानंद सरस्वती का जो आंदोलन हो रहा था, ब्रिटिश संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध एक भारतीय वैचारिक परिप्रेक्ष्य था, उसमें वो सक्रिय थे। पिताजी किशन सिंह वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय थे और जेल में थे। उस समय उनका जन्म होता है 1907 में। परिवार में वो देखते हैं कि दो चाचियां जो एक तरह से भावनात्मक रूप से आहत हैं, क्योंकि एक चाचा की मृत्यु हो गई थी और एक चाचा निर्वासित थे। भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल में होती है, गांव के स्कूल में। 5वीं क्लास में उनका नामांकन लाहौर में डीएवी स्कूल में किया जाता है। हालांकि लाहौर में उस समय खालसा स्कूल भी था, लेकिन उनके दादाजी ने डीएवी स्कूल में कराया, क्योंकि उस समय खालसा स्कूल जो है सरकारी प्रस्थ लोग उसमें ज़्यादा थे और डीएवी ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता था। शुरू में भगत सिंह 5वीं क्लास में एक परीक्षा होता है प्राइमरी, जब वो डीएवी स्कूल में, तो अपने दादाजी को पत्र लिखते हैं कि मुझे संस्कृत में 150 में 110 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 68 नंबर आए हैं, पास करने के लिए 50 नंबर की ज़रूरत है और सब सकुशल है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी शुरू में। उनके नेशनल कॉलेज में सहपाठी भी कह रहे हैं कि उस समय तक अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अगर जेल नोटबुक का आप दृष्टिपात करें तो पूरा वो जेल नोटबुक अंग्रेजी में है। वो जो मैं नास्तिक के हूँ अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी भगत सिंह को उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। जिस उस परिवार में जन्म लेते हैं, उनके बारे में जो संस्मरण के आधार पर, उनके माता जी के संस्मरण के आधार पर लोग कहते हैं कि जब वो 2.5 वर्ष के थे
तो उनके पिताजी के मित्र गांव पर आए हुए थे, ये लोग खेतों पर गए हुए थे। पिताजी ने पूछा, पिताजी के दोस्त ने, कि क्या कर रहे हो? तो बोले खेत में बंदूक बो रहे हैं। दूसरा, 12 वर्ष की आयु में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और नेक्स्ट डे वो जालियांवाला बाग में भगत सिंह जाते हैं स्कूल से। शाम को खून से सना हुआ मिट्टी बर्तन में लेते हैं, अपने टीका लगाते हैं और घर पर आते हैं। जब उनकी बहन पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना है। उसको पवित्र जगह पर रख देते हैं और उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। उसी समय वह काल था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करता है। महात्मा गांधी के आगमन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार विस्तृत और व्यापक होता है और भगत सिंह उसमें सम्मिलित होते हैं। उस समय स्कूल के विद्यार्थी थे, 12 साल के विद्यार्थी के रूप में वो स्कूल में भाग लेते हैं। लेकिन 2 साल बाद वह आंदोलन स्थगित हो जाता है। पूरे देश में निराशा का वातावरण छा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा था, तो 1920 के पहले बहुत सारे क्रांतिकारी लोग भी इस आंदोलन में सक्रिय हुए थे, या जो नहीं सक्रिय हुए वो हाशिए पर डाल दिए गए थे। इस निराशा के वातावरण में जो नवयुवक भगत सिंह जैसे जो नवयुवक थे, वह एक वैकल्पिक विचारधारा का विकास कर रहे थे। देखिए, भगत सिंह 1900 स्कूल पास करने के बाद 1921 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जो लाहौर का नेशनल कॉलेज था वो एक क्रांतिकारी आंदोलन का एक नर्सरी था, एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसके प्रोफेसर छबिल दास, भाई परमानंद, जयंत विद्यालंकार ऐसे प्रोफेसर थे जो यूरोपियन इतिहास, भारतीय इतिहास, अंग्रेजी साहित्य और आंदोलन, भारत और यूरोपियन आंदोलन पर, क्रांतिकारी आंदोलन सिलेबस के पाठ्यक्रम में था। वहाँ पर भगत सिंह एडमिशन लेते हैं। जो नेशनल कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। ऐसा माना गया कि गांधी जी के आंदोलन के बाद एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान खोले जाए जहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाए, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, एक राजनीतिक जागृति पैदा किया जाए। तो लाला लाजपत राय ने अमेरिका के रैंड स्कूल के पैटर्न पर तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स स्थापित किया था और फिर बाद में 1919 में वह नेशनल कॉलेज की स्थापना करते हैं। उसी महाविद्यालय में भगत सिंह का नामांकन होता है। कहते हैं कि एक प्रोफेसर छबिल दास थे, जो अपटन सिंक्लेयर की एक पुस्तक है विरोध का, विरोध और रिबेल का एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में बहुत सारे प्ले, ड्रामा, निबंध संग्रहित किए गए थे, जिसमें एक कहावत है कि फ्रेंच का जो अराजकतावादी चिंतक वेला था, उसका स्टेटमेंट उस पुस्तक में उद्धृत था और वो पढ़ाया भी करते थे। वह जो फ्रांस का अराजकतावादी नेता जो वेला था, वो फ्रांस में शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा था, ट्रेड यूनियन को संगठित कर रहा था, लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत कर रहा था, लेकिन वहाँ की सरकार सुन नहीं रही थी। तो उसने फ्रांस की असेंबली में बम फेंकता है और कहता है कि ये बम का मेरा उद्देश्य बहरों को सुनाने के लिए है, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। ये जो एंथोलॉजी है वह भगत सिंह नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। जो द्वारिका दास लाइब्रेरी है, जो लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, उसके जो लाइब्रेरियन थे राजा राम शास्त्री, वो अपने संस्करण में बताते हैं कि ये किताब थी अराजकता और अन्य निबंध,
उसमें एक आर्टिकल थी साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस, हिंसा का मनोविज्ञान, और उसमें इसी बेला का कोटेशन उद्धृत था। भगत सिंह उसे पढ़ते थे और पूछते थे कि कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, उनका क्या प्रभाव था। यानी द्वारिकादास लाइब्रेरी और नेशनल कॉलेज क्रांतिकारी विचारों का एक प्रशिक्षण केंद्र बन गया, एक नर्सरी बन गया। और उसी नेशनल कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी था, साहित्यिक और नाट्य क्लब था, जिसमें भगत सिंह ड्रामा में भी भाग लेते थे, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, और उसमें एक लीड रोल की भूमिका अदा करते थे। उस नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के मित्र होते हैं सुखदेव, रामचरण दास, भगवती चरण बोहरा। उसी समय जो उस कॉलेज के प्रोफेसर थे जयंत विद्यालंकार, उनके पास बंगाल के एक सचिन नाथ सन्याल की मुलाकात भगत सिंह की उनके घर पर होती है। वह सचिन नाथ सन्याल एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किए थे। वहाँ पर परिचय भगत सिंह की होती है, उनसे वैचारिक बहस होती है। कहा जाता है कि 1921 में जब भगत सिंह एफए पास करते हैं नेशनल कॉलेज से, बीए की पहले की डिग्री है, और बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। ये बात है 1923 की। 1923 में उनके दादी जी के सलाह पर एक शादी भगत सिंह की तय कर दी जाती है। हालांकि उनके पिताजी माता और पुत्र के बीच में फंसे हुए थे कि क्या किया जाए। भगत सिंह दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और सचिन नाथ सन्याल ने भी उनको सलाह दी थी, जो संस्मरण बताता है कि क्रांतिकारियों को अभी शादी नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारे सामने देश के बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं तुम्हारे सामने हैं। तो भगत सिंह एक अपने पिताजी को पत्र छोड़ करके कानपुर की तरफ निकल जाते हैं, और कानपुर इसलिए जाते हैं कि सचिन नाथ सन्याल के मित्र जोगेश चंद्र चटर्जी कानपुर में थे। वो कानपुर चले जाते हैं और पिताजी को पत्र में कहते हैं कि मैं शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ, और मेरे एगो पवित्र के समय दादाजी ने कहा था कि हम अपने 2 पोता को देश के लिए समर्पित करते हैं, तो मैं देश के लिए समर्पित हूँ। और जब वो कानपुर में जाते हैं तो जोगेश नाथ चटर्जी से उनकी मुलाकात होती है। पैसे, आर्थिक तंगी है पूरे समूह के पास। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती है, अजय घोष, बटुकेश्वर दत्त, शौकत उस्मानी, सत्यभक्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन लोगों से बात होती है, बहस होती है। बहुत सारे 2-3 किताब की चर्चा है संस्मरण में कि ABCD ऑफ कम्युनिज्म एक किताब है, वो भगत सिंह पढ़ रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म की एक पुस्तक है रशियन रिवॉल्यूशन पर, उस पर भगत सिंह पढ़ रहे हैं। और जब आर्थिक तंगी था तो गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय कानपुर में प्रताप पत्रिका निकालते थे, वहाँ पर ये गए उस ग्रुप के लोग के कारण, और वहाँ पर ऐसा 10 रुपये के मासिक पर इन्हें पत्रकारिता की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इनके साथ ये था कि ये सरदार थे तो लोगों को शक न हो पुलिस को, इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने ऑफिस के सबसे निचले जो रूम था वहाँ रहने की व्यवस्था कर देते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद ऐसा वो अलीगढ़ के गांव में एक स्कूल में हेडमास्टर हो जाते हैं। इन मीन टाइम उनकी दादी जी की तबीयत खराब होती है, और उनके पिताजी समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कराते हैं कि भगत सिंह कहीं भी हों वापस आ जाएं। लेकिन भगत सिंह एक पत्र भी लिखते हैं अपने मित्र को, जो लाहौर का रामचरण था,
रामचरण थे, वो घर के सदस्यों को बतला देते हैं। तो रामचरण और राजगुरु दोनों कानपुर में आते हैं और उनके पिताजी हसरत मुहानी को पत्र लिखते हैं, और वह जो भगत सिंह का पता है वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कार्यालय का पता था, लेकिन उनको पता नहीं था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कि यही भगत सिंह है, क्योंकि वो बलवंत के नाम से वहाँ लोकप्रिय थे। तो फिर वो वापस लाहौर चले जाते हैं। लाहौर जाने के बाद वह अपने घर में कुछ दिन रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, डेयरी के दुकान पर रहते हैं, डेयरी खोला जाता है। 1926 के लगभग में वहाँ पर फिर वो दिल्ली, उस समय पंजाब में एक पत्रिका था कीर्ति, उसमें वो आर्टिकल लिखते हैं। भगत सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण और वैचारिक परिपक्वता का पता इससे चलता है कि जब 16 वर्ष की आयु में एक वो आर्टिकल लिखते हैं, वह आर्टिकल के लिए उन्हें 50 रुपये का पुरस्कार मिलता है। वह आर्टिकल है पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, 16 वर्ष की आयु। और उसमें वो लिखते हैं इस आर्टिकल में कि किसी भी देश का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। अगर उस देश का साहित्य पुअर है तो वह देश विकास नहीं कर सकता है। और वो आर्टिकल इसलिए लिख रहे हैं कि पंजाब में उस समय भाषा की जो समस्या थी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू मजहबी रंग में लड़ रहे थे और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। उस समय एक चिंतक की विचारधारा उनमें दिखाई पड़ती है और वह आगाह करते हैं कि पंजाब का जो पंजाबी भाषा है उसको हिंदी लिपि अपना लेना चाहिए। वो उर्दू भाषा की भी शिकायत करते हैं। वो ये तीनों भाषा अपने मजहबी रंग में रंगे हुए थे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। उदाहरण देते हैं कि विवेकानंद और राम तीर्थ एक समय दो धार्मिक चिंतक हुए, एक बंगाल के, एक दूसरा पंजाब के। लेकिन जो विवेकानंद का प्रभाव बंगाल में है, उसी कैटेगरी के राम तीर्थ थे, उनका प्रभाव पंजाब में नहीं दिखाई पड़ता है। कारण इसलिए है कि यहाँ साहित्य की कमी है, क्योंकि पंजाबी लोग वो बोलते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण और इसके कारण लड़ते रहे लेकिन अपने साहित्य का विकास नहीं कर पाए। तो उनके पास लड़ने के बाद समाज का विकास कैसे होगा, उसका पुनर्निर्माण कैसा होगा, उसे कैसे संगठित किया जाए समाज को, इसका खाका उस समाज और उस लोगों के पास नहीं रहता है। भगत सिंह कीर्ति में अराजकतावाद पर, अराजकतावाद एक विचारधारा है जो विदेशी स्कॉलर बाकुनिन और क्रॉप्टकिन थे, उस पर आर्टिकल लिखते हैं। कीर्ति में 3 आर्टिकल लिखते हैं। भगत सिंह उसी समय बलवंत के नाम से कलकत्ता के पत्र पत्रिका मतवाला में आर्टिकल लिखते हैं विश्व बंधुत्व और युवक पर। विश्व बंधुत्व में वह कहते हैं उस आर्टिकल में कि ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जब पूरी दुनिया में ब्लैक और वाइट, पूर्व और पश्चिम, छूत और अछूत, पूंजीवाद और मजदूर के बीच जो अंतर्विरोध और जो संघर्ष है, इसमें विश्व बंधुत्व की बात करना बेमानी है। और इसका बात एक पराजित राष्ट्र के लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अगर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है, उसकी बात करना है, तो पहले आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र की मुक्ति संग्राम के लिए आंदोलन करें, तब विश्व बंधुत्व की भावना का बात करें। वह राम का उदाहरण देते हैं कि रामचंद्र जी ने जूठी बेर खा करके बाली और रावण की हत्या की थी, वह विश्व बंधुत्व की बात कर रहे थे। कृष्ण ने अन्याय को हटाने के लिए विश्व बंधुत्व की बात कर रहे थे। यानी एक पद दलित राष्ट्र, पराजित राष्ट्र, विश्व बंधुत्व की बात करना बेमानी है, जब तक कि हमारे सामने अन्याय वाली व्यवस्था है, इसको हटाने की हम बात नहीं करते। वह युवक में कहते हैं, युवक में लिखते हैं कि इस देश के युवक के बारे में वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जो युवक है, जिसके पास वीरता, साहस और चिंतन का प्रतिमूर्ति होनी चाहिए, वह युवक सोया हुआ है।
क्या युवक को बताना पड़ेगा कि हमारे जो बहुत सारे शोध हुए थे वो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त को उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का दोहन और शोषण ब्रिटिश साम्राज्यवाद कर रही है और तुम युवक सो रहे हो। उठो और भारत की आज़ादी के लिए, भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करो, समाज को पहचानो। भगत सिंह बार बार ये कहना चाहते हैं और वो उनके विचारों में परिवर्तन होता है। वो बार बार कह रहे हैं कि जब भी वो होते हैं तो भगत सिंह एक वोरेशियस रीडर थे, पढ़ाकू थे, पढ़ने की भूख थी और जहाँ भी वो समस्या होते हैं पढ़ते हैं। विदेशी साहित्य, दुनिया के जितने भी विदेशी साहित्य और सामाजिक विज्ञान के साहित्य हैं उसका वो पढ़ते हैं, जो उसका आपको जेल नोटबुक में दर्ज है। उन्नीस 1926 का वह काल था, आर्टिकल भी लिखते हैं लेकिन पुलिस की नज़र में भी रहते हैं। 1926 में लाहौर में दशहरा के समय एक बम विस्फोट होता है। इधर 1925 में काकोरी में डकैती हत्याकांड हुआ था। उस समय भी कानपुर में जब भगत सिंह थे तो उन्होंने महसूस किया कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन को जन आधारित बनाना है, जनता के बीच ले जाना है, तो आपको अपने आदर्शों को जनता तक ले जाना होगा, अपने जनाधार को विस्तृत और व्यापक बनाना होगा, तो अहिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा और अपने आदर्शों को प्रचारित और प्रसारित करना होगा। 1920 के पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसे अपने को भिन्न करते हैं, अलग रखते हैं। तो जो बम कांड होता है 1926 में, उसके इन पर ये लगता है कि ये उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए भगत सिंह का परिवार, उनके चाचा जी क्रांतिकारी थे अजीत सिंह, तो पुलिस की नज़र रहती है, शक रहता है। तो 1926 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद जैसा होता है, जो बहुत सारी पुस्तकें हैं वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि भगत सिंह पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे बारे में सभी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, तुम कुछ बात, वो ये चाहते हैं कि भगत सिंह काकोरी हत्याकांड के बारे में कुछ बताएं, लेकिन भगत सिंह को न जानकारी थी या जानकारी थी भी तो बतलाना नहीं चाहते थे और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी समय 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना होती है और नौजवान भारत सभा युवकों का एक दल था जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं पर एक डिबेट का माहौल हो, उस पर सोच विचार हो, उन समस्याओं के बारे में एक दृष्टिकोण पैदा हो, ये उसका उद्देश्य है। लोगों में एक जागृति पैदा करना है, आंदोलन का हमारा रुख कैसा हो, आज़ादी का कैसे प्राप्त किया जाए, इन सारा उद्देश्य भारत नौजवान सभा का रहता है। फिर फिरोज शाह कोटला में जो सचिन नाथ सन्याल का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है, उसकी बैठक फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होता है और उसका नाम भगत सिंह के सलाह पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जाती है और वह एक क्रांति की बात करता है कि क्रांतिकारी तरीकों से भारत में परिवर्तन लाना है। वह उसी समय नवंबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर आता है और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का योजना बनता है और भारतीय नौजवान भारत सभा के लोग, छात्र और लाजपत राय के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के पास ये लोग जाते हैं। देखिए, लाजपत राय पंजाब के एक सम्मानित कांग्रेसी नेता थे, लेकिन भगत सिंह वैचारिक रूप से एक प्रखर व्यक्ति थे। वो लाजपत राय का सम्मान और आदर करते थे, लेकिन कुछ उनकी विचारधारा से धीरे धीरे मतभेद होने लगे। जो पंजाब की जो स्थिति थी, ऐसा
भगत सिंह और इनको साथियों को लगता था कि ये ज़्यादा हिंदूवादी सांप्रदायिक हो रहे हैं। तो देखिए, भगत सिंह इतने पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे कि एक लॉस्ट ब्राउनिंग की किताब है, कविता संग्रह लॉस्ट लीडर, खोए हुए नेता, वो उनको भेंट करते हैं व्यंग में। वो भगत सिंह के बारे में एक तरह से व्यंग था। लाजपत राय को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनकी नज़र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और लाजपत राय और कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन से उनमें वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी वैचारिक मतभेद है। उनको लगता है कि 1921 में जो असहयोग आंदोलन वापस आता है, जो निराशा की भावना आती है, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति का एक कोई रास्ता, एक रोड मैप तैयार हो। तो उस साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाजपत राय की बुरी तरह से पुलिस के द्वारा पिटाई की जाती है, वो घायल हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भगत सिंह और उनके साथियों को अच्छा नहीं लगता है, वो बुरी तरह से अपमानित महसूस करते हैं और इन लोगों ने तय किया कि इसका बदला लेना है। और 17 दिसंबर 1928 को जो पुलिस अधिकारी स्कॉट था, उसकी हत्या करने की योजना बनती है, लेकिन उसमें सैंडर्स की हत्या हो जाती है। उस हत्या में कहा जाता है कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु सम्मिलित थे और उस पुलिस अधिकारी को पहचानने का काम जय गोपाल ने किया था। वही जय गोपाल जो बाद में जब केस ट्रायल हो रहा था तो सरकारी गवाह बन गए थे, हंसराज बोहरा और जय गोपाल। और उनकी हत्या करने के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ 20 दिसंबर को एक नाटकीय तरीके से कलकत्ता मेल से, लाहौर से वो कलकत्ता की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। जब सैंडर्स की हत्या होती है, उस हत्या में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा पूरे लाहौर में एक पोस्टर जारी किया जाता है। वह हस्तलिखित पोस्टर भगत सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। उस पोस्टर में ये कहते हैं कि उस पोस्टर में ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को आगाह करते हैं कि हमारे 30 करोड़ जनता के जो सम्मानीय नेता हैं लाला लाजपत राय, उसका बदला ले लिया गया। वो कहते हैं कि हमें एक आदमी की हत्या करने का खेद है, परंतु यह आदमी उस निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का एक अंग था जिसे समाप्त कर देना आवश्यक था। मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की वेदी पर खून कभी कभी आवश्यक होता है और क्रांति का हमारा उद्देश्य यह है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो। ये जो पंपलेट एक फेक नाम से, बलराज के नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और कहा जाता है कि वो शायद बलराज जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। फिर भगत सिंह कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में वो बंगाल के क्रांतिकारियों से उनका मिलना होता है। सचिन सन्याल, बहुत सारे बंगाल के पहले क्रांतिकारी लोग थे। वहाँ बम बनाने का, नॉन लेथल बम, जिससे किसी को हार्म न पहुँचे, कोई चोट नहीं पहुँचे, ऐसा वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। और फिर वहाँ से वो आगरा आ जाते हैं। आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से आगरा, आगरा से कानपुर, ऐसी उनकी यात्रा होती है। इसी बीच में चूँकि ये जो फ्रांस अराजकतावादी बेला का बयान था, तो ये इन लोगों के दिमाग में हो रहा था कि पार्लियामेंट में कुछ न कुछ करना है। और उसी समय केंद्रीय असेंबली में, पार्लियामेंट में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। मजदूरों से संबंधित वह बिल था और सुरक्षा से संबंधित वह बिल था।
इनके समूह की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह उस केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे, नॉन लेथल बम, जिसको हार्म करना नहीं था। क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ये बेला के उस स्टेटमेंट से प्रभावित है कि बहरों को सुनाने के लिए एक ऊँची आवाज़ की ज़रूरत होती है, और वह दोनों आदमी पार्लियामेंट में चले जाते हैं और वह बिल पास होना होता है। पटेल उसकी घोषणा करने वाले होते हैं कि ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। उसी समय भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फेंकते हैं, 2 बम, और बटुकेश्वर दत्त पार्लियामेंट में उस पर्चे को फेंकते हैं जो पर्चा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा लिखा हुआ था। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए एक ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद बेलिया के यह शब्द हमारे लिए औचित्य के साक्षी हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट है, भारत के राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर उसका अपमान किया है। वह लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार कर रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। संसार के इतिहासों ने हमें बताया है कि व्यक्तियों की हत्या की जा सकती है, लेकिन विचारों की हत्या नहीं की जा सकती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं, हम मनुष्य की जो स्वतंत्रता है, जो शांति है, हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। परंतु क्रांति द्वारा सबको स्वतंत्रता मिले, शांति मिले, मनुष्य को शोषण से मुक्त किया जा सके, इसलिए कुछ न कुछ रक्तपात जरूरी है। इसकी वकालत उस पंपलेट में होती है और ये गिरफ्तार हो जाते हैं। इनका प्लान ही था गिरफ्तार करना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, अपनी बात को और इसके द्वारा अपने विचारों को भारत की जनता में प्रचारित और प्रसारित करना था। अपनी बातों को, एक वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था टू प्रोपेगेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और उन पर आरोप लगता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, केस चलता है। भगत सिंह कहते हैं कि वो किसी भी वकील को इंगेज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं। अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं कि कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, आप कल आए थे, मुझे पता चला, मुलाकात नहीं हो पाई है, एक मामूली सी कानूनी सलाह की ज़रूरत है, लेकिन पैरवी करने के लिए कोई वकील की ज़रूरत नहीं है। आप कल आएंगे तो नेपोलियन की आत्मकथा और गीता रहस्य लेते आइएगा और अंग्रेजी के कुछ नोवेल लेते आइएगा। ऐसा भगत सिंह उस पत्र में कहते हैं। वह कोर्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में क्रांतिकारी और भगत सिंह उपयोग करना चाहते हैं कि अपने विचारों को प्रचार प्रसार करेंगे और खुले रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देते हैं कोर्ट में। पहले वो बहिष्कार करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उन पर आरोप लगाया जाता है और मनगढ़ंत आरोप लगाया जाता है, तब 6 जून 1929 को सेशन कोर्ट में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह एक ऐतिहासिक बयान देते हैं और उनका कहना है कि हम इस पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन झूठा आरोप लगाया गया है तो कुछ हम कहना चाहते हैं। पहला है कि क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे? भगत सिंह कह रहे हैं, और फेंके गए तो क्यों? और दूसरा कह रहे हैं कि नीचे की अदालत में जो ऊपर आरोप लगाए गए थे, क्या वो सही है या गलत? वो कहते हैं कि प्रथम प्रश्न का प्रथम भाग सही है कि बम फेंके गए थे, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों फेंके गए थे, हमारे आदर्श क्या थे, हमारी नीयत क्या थे, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो गवाह दे रहे हैं कि बम फेंकते हुए हमने देखा या पिस्तौल चलाते हुए हमने देखा, ये सरासर झूठ है। हमने सरेंडर किया है, हमने पिस्तौल रख दिया था, पिस्तौल चलाते हुए किसी ने नहीं देखा है। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि हम मानवता से प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम प्राणी
व्यक्ति को, प्राणी मात्र को आदर की निगाह से देखते हैं। हम देश के उपद्रवी नहीं हैं, हम देश के कलंक नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं हैं, जैसा कि एक समाजवादी चमन लाल हैं बोल रहे हैं, या लाहौर का एक ट्राइब्यून है उसने आरोप लगाया है। हम तो केवल अपने देश की इतिहास, उसकी मौजूदा परिस्थिति तथा अन्य मानवोचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का दावा करते हैं। हमें ढोंग और पाखंड से नफरत है, ये ऐतिहासिक बयान में वो बोलते हैं। और इससे, इस ब्रिटिश शासन से हमारे राष्ट्र का अपमान हो रहा है। ये जो असेंबली है इस पर बहस होती है, लेकिन भारत के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और वो बोलते हैं क्रांति क्या है, इनकलाब जिंदाबाद और सम्राटवाद मुर्दाबाद का स्लोगन देते हैं। बोलते हैं क्रांति, इनकलाब क्या है? वो बोलते हैं इनकलाब एक सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा का विचारधारा है। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ आंतरिक क्षेत्रों में भी जो शोषण है, उन शोषण को हटाने की जो विचारधारा है वह इनकलाब है। उन्हें आजीवन कारावास हो जाती है। 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सज़ा होती है। हाई कोर्ट में अपील होता है। हाई कोर्ट में वो फिर एक ऐतिहासिक बयान देते हैं सम्मिलित रूप से, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, कि हम न तो वकील हैं, न अंग्रेजी विशेषज्ञ, न हमारे पास डिग्रियां हैं, इसलिए हम शानदार भाषणों की आशा हमसे न की जाए। वो बोल रहे हैं कि हमने जो सेशन कोर्ट में जो हमने बहस की थी, हमने जो बयान दिया था, जो हमारे नीयत क्या थे, हमारे आदर्श क्या थे, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा। और फिर वो एक फ्रेंच कानून विशेषज्ञ सोलोमन को उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोलोमन को कह रहे हैं कि अपराधी को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब उसका आचरण, उसके आदर्श किसी कानून के विरुद्ध न हो। वो बोल रहे हैं कि हमारा जो कोर्ट में दिया गया बयान था उसे नज़रअंदाज किया गया। हमको सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके थे, मुझे किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था, केवल आप बाहरी सरकार को ऊंची आवाज़ की ज़रूरत थी, सुनाने के लिए किया गया था। हमारे सामान्य कांग्रेस के नेता उसमें बैठे हुए थे, किसी की क्षति पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। और कहते हैं कि कानून आदमी के लिए है, आदमी कानून के लिए नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो विचारधारा के तरफ महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इस इनकलाब का मतलब पूंजीवादी युद्धों की जो मुसीबतें हैं उसका अंत करना है। और सज़ा का सवाल हमारे लिए गौण है, हम सज़ा की चिंता नहीं करते हैं। बेखौफ कोर्ट को एक राजनीतिक मंच के रूप में अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने के लिए उपयोग करते हैं। और उसी समय आजीवन कारावास होती है। हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ होता नहीं है। और दोनों आदमी को, बटुकेश्वर दत्त और इनको अलग अलग जेल में रख दिया जाता है। इनको मियावली जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बटुकेश्वर दत्त लाहौर जेल में। फिर इन पर सैंडर्स की हत्या के आरोप में एक केस, लाहौर केस ट्रायल चलता है, लेकिन उसके पास ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के पास कोई प्रमाण नहीं है। 2 अप्रूवर गद्दार मिल जाते हैं, हंसराज बोहरा और जय गोपाल, और उन पर ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद 5 मई 1930 को भारत का गवर्नर जनरल इरविन एक अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जब भी जारी किया जाता है और एक ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाता है, लेकिन जब भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है 6 माह के बाद
लेजिस्लेटिव असेंबली से उसका अप्रूवल लिया जाता है, लेकिन 5 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और अक्टूबर में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। 6 महीना के पहले इनकी गैर मौजूदगी में बात नहीं सुनी जाती है। जब ये ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस के द्वारा जब ये किया जाता है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, देखिए भगत सिंह बार बार कह रहे हैं कि हम केस की पैरवी हम नहीं करना, हम खुद पैरवी कर लेंगे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के तरफ से कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सम्मानित वकील असफ अली रहते हैं, दुनी चंद रहते हैं, कभी कभी ये कानूनी सलाह ले लेते हैं, लेकिन इनके तरफ से वकालत असफ अली और दुनी चंद करते हैं, बटुकेश्वर दत्त का। ये दोनों सम्मिलित रूप से गवर्नर जनरल को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो अध्यादेश है एक ढकोसला है, एक फरेब है, और इसकी आलोचना करते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत अन्याय पर आधारित है, यह हमारी ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक ढकोसला है। ये जो हमारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रिया है उसके खोखलापन के तरफ इंगित करते हैं कि खोखला है, और बोल रहे हैं कि सज़ा हमारे लिए मौन है। भगत सिंह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उस ट्रिब्यूनल में खुली चुनौती देते हैं, वो मान कर चल रहे हैं कि मुझे फांसी की सज़ा होगी और उसके लिए वो तत्पर हैं उस परीक्षा की अंतिम घड़ी के लिए। और फिर मॉडर्न रिव्यू के संपादक को पत्र लिखते हैं, जो उसके संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय थे, और बोलते हैं कि जिस तरह से इन पर आरोप लगाया गया था कि ये सिरफिरे भ्रमित युवक हैं, पागल हैं, तो उससे वो जवाब देते हैं और वो बोलते हैं कि हमने वही उनको जवाब देते हैं कि हम लोग बम और पिस्तौल की राजनीति नहीं करते हैं, हम जन आंदोलन के लिए जनता पर आधारित हम अहिंसा का भी सहारा लेंगे, लेकिन कभी कभी अगर हिंसा की ज़रूरत पड़े तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम एक सुनियोजित प्लान के तहत अपने देश के आदर्शों के लिए एक देश के समस्याओं के मननसल विद्यार्थी होने के कारण हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। और देखिए उसी समय जब ये जो इन पर मुकदमा चल रहा था लाहौर षड्यंत्र केस का, तो इनको 10 अक्टूबर को इनको फांसी की सज़ा होती है 1930 में। भगत सिंह 12 जून से लेकर के 15 जून 1929 तक जेल में भूख हड़ताल करते हैं। उस भूख हड़ताल का ये पीछे है कि हमें राजनीतिक कैदी माना जाए, हमें किताबों को आने जाने की ले जाने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था ठीक हो, हमें राजनीतिक कैदी समझा जाए। और इसके लिए वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आईजी प्रिजन को लेटर लिखते हैं और भूख हड़ताल पर बैठते हैं। यतीन दास भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 63 दिन के बाद यतीन दास की मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में का माहौल आंदोलित हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस उन यतीन्द्र नाथ के 100 की व्यवस्था जो लाहौर जेल में बंद थे कलकत्ता ले जाने की व्यवस्था करते हैं, और कलकत्ता में 4 से 6 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है अपने इस नेता को देखने के लिए। भगत सिंह 115 दिन भूख हड़ताल पर बैठते हैं, लेकिन भगत सिंह के पिताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक रिसोल्यूशन लेकर जाते हैं और उनसे आग्रह किया जाता है कि आप भूख हड़ताल वापस कर लीजिए। तब भगत सिंह भूख हड़ताल अपना वापस करते हैं। जेल में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलते हैं। मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता भगत सिंह से सिंपैथी रखते हैं, लेकिन भगत सिंह के रास्ते अलग थे, महात्मा गांधी के रास्ते अलग थे। उस जेल में 12 सितंबर 1929 को एक नोटबुक दिया जाता है भगत सिंह को, ये डिमांड करते हैं
और वो जेल में इतने पढ़ाकू थे कि कहा जाता है कि वो जेल का वो कमरा विश्वविद्यालय बन गया था, जिसमें उनकी जेल नोटबुक देखिए तो 43 पुस्तक 107 विद्वानों को उद्धृत करते हैं। भगत सिंह विश्व साहित्य की जितने श्रेष्ठ साहित्य हो सकते हैं, दोस्तोयेवस्की, गोर्की, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन, कार्ल मार्क्स, बाकुनिन, क्रॉपकिन, लेनिन, माओ, इंग्लिश साहित्यकार ऑप्टन सिंक्लेयर, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उस नोटबुक को देखने से ये पता चलता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह छलांग लगा रहे हैं। वह छलांग लगाने का मतलब कि वो अभी नोट है, उनकी किताब लिखने की योजना बन रही है। लेकिन उस नोटबुक के दृष्टिपात करने से ये पता चलता है कि एक समाजवादी रुझान, एक सामाजिक परिवर्तन का रुझान उसमें दिखाई पड़ता है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन की विचारधारा उसमें दृष्टिगोचर होता है। कहा जाता है कि इसी तरह का जो ग्राम्सी इटालियन मार्क्सवादी चिंतक था जिसने जेल में प्रिजन नोटबुक लिखे थे, उसी तरह से भगत सिंह उस जेल में उनके प्रिजन नोटबुक को अध्ययन करें तो अंग्रेजी में इतना सिस्टमेटिक ढंग से नोट है और बीच में पेज खाली है। एक पेज नोट लिए हैं, दूसरा पेज खाली है, शायद वो लिखना चाहते हैं। और उनके इससे ये पता चलेगा कि उनके आदर्श क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे। उनके जो सहयोगी शिव वर्मा रहे हैं, शिव वर्मा ने अपने संस्मरण में वो कहते हैं कि 4 पांडुलिपि थी जो भगत सिंह की कहा जाता है कि किताब है। समाजवादी दर्शन, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ऑटोबायोग्राफी और मृत्यु के द्वार पर। ये चारों पुस्तक पांडुलिपि जेल से बाहर निकाला गया। एक लाजवंती थी, उनको दिया गया, जो बाद में कहीं किसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्होंने विजय कुमार सिन्हा को दे दी। वो किसी को दिए, शायद पुलिस के डर से, या उसी समय पार्टीशन का समय था, बंटवारा जब हो रहा था, तो वो खो गया, वह साहित्य नहीं मिला है। और भगत सिंह पर जो शोध, जो इतने माने उनकी शहादत के 60 साल बाद प्रिजन नोटबुक प्रकाशित होता है 1994 में। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोध हुए। अब सवाल ये उठता है कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी, एक तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा था। वो एक गंभीर चिंतक के रूप में उभर रहे थे। वो एक गंभीर एक सामाजिक परिवर्तन के वो गंभीर अध्येता के रूप में उभर रहे थे, सोच रहे थे। अब सोचिए कि दुनिया में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि 23 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त करते हैं, जिसमें 7 साल तूफानी उनकी जीवन यात्रा रहती है। 8 अप्रैल 1929 को वो जेल में रहते हैं और 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत होती है। और 1.5 साल में ये प्रिजन नोटबुक है, यानी 12 सितंबर 1929 से लेकर 23 मार्च 1931 तक का वह नोटबुक है। और जब उनकी फांसी के समय पर कहा जाता है ऐसा संस्मरण में कि वो लेनिन पर एक कोई किताब पढ़ रहे थे और वो कहे कि बस एक चैप्टर पढ़ लेने दो, यानी वोरेशियस रीडर थे। वो बार बार कह रहे हैं कि हम भारत की इतिहास, भारत की परिस्थिति और भारत के जो आदर्श के एक मननशील विद्यार्थी होने का हम दावा करते हैं, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह 1930 में एक आर्टिकल लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 साल का युवक जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की कक्षाओं में बैठना चाहिए था, वो जेल में कैद थे और जेल में वो पढ़ रहे थे और ऐसा साहित्य नहीं पढ़ रहे थे जो श्रेष्ठ साहित्य है उसका अध्ययन कर रहे थे। उस पुस्तक में वो मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें वो कहते हैं कि ये जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी
जो ईश्वर हैं उनके अस्तित्व में हमें विश्वास नहीं है और हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम अहंकारी हैं। कहते हैं कि अगर हम में अहंकार है तो इसके दो कारण हो सकता है कि या तो हम ईश्वर के प्रतिद्वंदी के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए हैं, या हम अपने को ईश्वर मानते हैं। तो ये दोनों स्थिति में वह व्यक्ति आस्तिक होगा, नास्तिक नहीं होगा। वो अपने को नास्तिक कहते हैं कि हम नास्तिक हो गए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए वो कहते हैं कि हमें अध्ययन की ज़रूरत है, और वो दुनिया के साहित्य को पढ़ते हैं और उन साहित्यों से वो प्रभावित होते हैं। बाकुनिन एक अराजकतावादी चिंतक थे जिन्होंने ईश्वर और राज्य की पुस्तक लिखी थी। वह मार्क्स का अध्ययन करते हैं, रचनावली का, और वह बोलते हैं कि यदि ईश्वर है तो हमारी जो व्यवस्था है, जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो भारत पर कब्जा किए हुए है, इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने चाहा है, बल्कि इसलिए है कि उसके पास सत्ता है, उसके पास शक्ति है। अगर यह व्यवस्था अन्याय पर आधारित है तो ईश्वर उसको हटा क्यों नहीं रहे। यानी जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, वह बोलते हैं कि जो आस्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वो बोलते हैं कि डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़िए, जीव की उत्पत्ति, कि ये सृष्टि एक प्राकृतिक घटना है। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक घटना है। वो बोलते हैं कि कुछ रेडिकल लोग, जो प्रगतिशील रेडिकल क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, वो मानते हैं कि धर्म का विकास इसलिए किया गया है कि समाज के शक्तिशाली वर्ग कमज़ोर वर्ग को अपने गिरफ्त में लेने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। बोलते हैं कि हम इसे नहीं मानते। उनके मूल जो सिद्धांत है उससे हमें विश्वास है, लेकिन शुरू में वो बोलते हैं कि जो मानव समाज है, जो आदिम मानव काल का समाज था, कहीं कहीं परिस्थितियों पर उसका नियंत्रण नहीं था, तो एक काल्पनिक ईश्वर का उसने एक काल्पनिक रूप में स्थापना की। उस समय तक कोई गलत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये संस्थागत रूप लेता है और धर्म का उदय होता है। और वह धर्म की वह एक तरह से ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और एक तार्किक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और वो कहते हैं कि जब भी आपको दिक्कत हो तो आप अध्ययन करें और उसके आधार पर ये तय करते हैं। अगर हम भगत सिंह को अभी हम देखें तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह का अभी हम मूल्यांकन करें तो उनमें एक ऐतिहासिक, तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो उनका संघर्ष है वो समझौता विहीन है। सांप्रदायिकतावाद और जाति का विरोध करते हैं। वह अछूत समस्या पर लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यवस्था जो हमारी सामाजिक व्यवस्था पर वो आरोप लगाते हैं और कहते हैं और ललकारते हैं कि उठो और जागो और परिवर्तन की बात करो। भगत सिंह की शहादत के बारे में ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया या किया। इस तरह के 3 तरह के विचार उभर कर आते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि जो उनके रास्ते हैं अलग हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू जेल में भगत सिंह से मिलते हैं। 3 तरह की विचारधारा, ऐतिहासिक जो प्रमाण है 3 तरह के उभर कर आते हैं। एक विचारधारा था कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से फोर्सफुली कहा था कि समझौता, आपको इनकी सज़ा को कम करना है और सज़ा को अभी टाल देना है, यानी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना है।
लेकिन महात्मा गांधी इरविन के ट्रैप में फंस गए और उसने विश्वासघात किया। दूसरा विचारधारा है कि महात्मा गांधी ने अपने गांधी इरविन पैक्ट में एक प्री कंडीशन के रूप में नहीं रखा, या महात्मा गांधी ने फोर्सफुली नहीं कहा कि आपको ये करना ही है। और तीसरा ऐतिहासिक प्रमाण ये है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन में समझौता हो गया था कि इनकी सज़ा को कम कर दी जाएगी, लेकिन ये बात गुप्त था और ये बात किसी तरह से लीक हो गया और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को पता चल गया और उन्होंने सामूहिक रूप से लॉर्ड इरविन पर दबाव डाला कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफ़ा दे देंगे, और लॉर्ड इरविन बैक ट्रैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की जीवन रक्षा के लिए मैं अपना जीवन दे देता। मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन जब निर्णय होते हैं तो निर्णय के पावर केंद्र और कुछ होते हैं दोनों तरफ से। लॉर्ड इरविन भी स्वतंत्र नहीं थे और महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक शक्तिशाली प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, कोई ज़रूरी नहीं है। और इधर भगत सिंह तय कर लिए थे कि हमें शहादत होना है। उन्हें किशन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहते हैं। इवन सितंबर 1930 में उनके पिताजी एक बचाव का केस कोर्ट में दाखिल करते हैं प्रिवी काउंसिल में। भगत सिंह को पता चलता है, वो अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं कि मुझे पता चला कि मैं बचाव का कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, आप मेरे पिताजी हैं, वैसे दूसरा कोई रहता तो एक गद्दार का काम है, मेरे राजनीतिक असूल और आदर्श अलग हैं, तो आपको ये निचले स्तर की जो आपकी हरकत है इसकी मैं निंदा करता हूँ, और इस पत्र को आप समाचार पत्र में प्रकाशित कराइए ताकि दुनिया को पता चल सके। अपने शहादत के एक दिन पहले अपने साथियों को भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं पत्र में कि उस पत्र में कहते हैं कि हम भारतीय क्रांति के एक प्रतीक बन गए और हम भारतीय जनता को हमें हमारी कमजोरी के बारे में नहीं मालूम है। अगर हमारी सज़ा कम हो जाती है या माफ़ हो जाता है तो भारतीय क्रांति मध्यम पड़ जाएगा। हमें उस घड़ी का इंतजार है, परीक्षा का इंतजार है, जिस पर मैं फांसी के तख्त पर हंसते हुए आरूढ़ होना चाहता हूँ, शहादत होना चाहता हूँ देश की आज़ादी के लिए, कि आगे वाले समय में आंदोलन सक्रिय रहे। और 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हो जाती है। अब भगत सिंह का हम अगर मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि भगत सिंह की जो एक छवि उभर कर आती है कि भगत सिंह को एक हम गन वेल्डिंग क्रांतिकारी समझते हैं, लेकिन भगत सिंह उसके अलावा जो एक दृढ़ता है, देशभक्ति है, बलिदानी है, उसके अतिरिक्त एक सीरियस इंटेलेक्चुअल है, एक सीरियस बुद्धिजीवी है, एक सीरियस सामाजिक परिवर्तन के गहन अध्येता है। उनको कहा जाता है कि अगर ये जिंदा रहते तो सामाजिक परिवर्तन का एक नए सिद्धांत गढ़ते। उनके साम्राज्यवाद के विरुद्ध में जो संघर्ष है, सम्राट और जो सांप्रदायिकता और जाति के विरुद्ध जो संघर्ष है वह अटल था, और यह संदेश हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।